जेई एडवांस की मार्क्स शीटिंग के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं इंटरनेट पे एंड आईआईटी रुड़की की साइड से कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक बताई नहीं जा रही है। एंड क्योंकि ऐसी चीज़ों में एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं अपने पास कि जिससे जो भी इंटरनेट पे अभी तक पता चला है मार्क्स शीटिंग रिलेटेड, एंड इन सारे पॉइंट्स से ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि चीटिंग जेई एडवांस में हुई है। ठीक है। तो अभी तक जो सबसे पहला डाटा हमारे सामने आया था वो ये कि क्रैको की वेबसाइट पे 60,000 स्टूडेंट्स का डाटा था एंड उस डाटा के अंदर 100+ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जो पेपर 1 एंड पेपर 2 के मार्क्स हैं उनके बीच में डिफरेंस था 100 मार्क्स का, कि लाइक पेपर 1 में तो वो नेगेटिव या 0 स्कोर कर रहे हैं एंड पेपर 2 में वो 100+ स्कोर कर दे रहे हैं। तो यहाँ से ही डाउट होना शुरू हो गया था कि ऐसा क्या हो गया कि पेपर 1 में कुछ नहीं आता था एंड पेपर 2 में इतना बड़ा जंप मार लिया। हाँ, एंड इसका मतलब सिर्फ यही है कि उनको किसी ना किसी तरह की एक्सटर्नल असिस्टेंस मिल रही है, या तो वो पेपर के बीच में इन्विजिलेटर्स के थ्रू या फिर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है समथिंग के थ्रू उनको कुछ ना कुछ असिस्टेंस मिली है। एंड इस पर जब भी जस्टिफिकेशन हमने आईआईटी के डायरेक्टर्स वगैरह से मांगा ट्विटर पे, जब ये सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर ने इसका जो लॉजिकल जस्टिफिकेशन उनके अकॉर्डिंगली दिया है, शेवी शेप्स इनइक्वालिटी। बट अगर हम शेवी शेप्स इनइक्वालिटी पढ़ें या फिर देखें उसको, तो शेवी शेप्स इनइक्वालिटी काफ़ी रैंडम एंड क्योटिक सिचुएशंस के लिए होती है। बट यहाँ पर ना ही ये चीज़ रैंडम है ना ही क्योटिक है। देखो, अब जेई एडवांस के 1 और पेपर 2 दोनों सेफ स्टूडेंट दे रहा है, तो क्योटिक तो चला गया। अब रैंडम में भी रैंडम नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा पेपर 1 और पेपर 2 होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, क्योंकि सिलेबस सेम होता है। और पीसीएम का जो पेपर होता है पेपर 1 में भी सेम ही ऑलमोस्ट जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो रिलेटेड ही होते हैं पेपर 2 और पेपर 1 में, इसलिए यह रैंडम भी नहीं हुआ। तो शेवी शेप्स इनइक्वालिटी इस केस में एप्लीकेबल ही नहीं है। हाँ। तो जहाँ पर जस्टिफिकेशंस देने की बजाय अगर आईआईटी कानपुर का डायरेक्टर, आईआईटी के डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें बाहर आएंगी रादर देन ये चीज़। जस्टिफिकेशन देने वाले पॉइंट में उन्होंने हर एक कमेंट्स की रिप्लाई में जस्टिफिकेशन दिया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं वो पेपर 1 में फंस जाते हैं, लाइक एक क्वेश्चन को इतना टाइम दे देते हैं जिस वजह से उनके मार्क्स उसमें कम है एंड पेपर 2 में ठीक है। यहाँ पे तो ये चीज़ है ही नहीं लॉजिकल ना। अगर एक समझदार स्टूडेंट है तो वो इतना पागल तो होगा नहीं कि उसने एक ही क्वेश्चन पे 3 के 3 घंटे दे दिए एंड उस 3 घंटे देने के बाद भी वो गलत करे। हाँ। कि उसके -1 मार्क्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि ये तो रीज़न होने से। इसके अलावा उन्होंने रीज़न दिया कि पेपर 1 में कोई हेल्थ इशू हो गया, पेपर 2 में कोई हेल्थ इशू हो गया, जिसकी वजह से पेपर 2 में मार्क्स नहीं है, पेपर 1 में मार्क्स नहीं है। बट ऐसा भी बहुत ही कम केसेस में होता है ना, बहुत ही रैंडम। अगर हम ऐसा भी मान लें कि एक दो स्टूडेंट के साथ हो भी गया हो कि उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो भी 100 के 100 स्टूडेंट्स के साथ तो सेम चीज़ नहीं हुई होगी ना, ऑब्वियस है ये चीज़ तो। किसी भी अगर आप लॉजिकल सिचुएशन या लॉजिकल सिनेरियो की बात करेंगे या एकदम एक्सट्रीमिटीज़ पर जाकर के भी बात करेंगे, अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में जाते हैं, अगर किसी ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में जाते हैं कि एंग्शियस हो गया इंसान, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो हम भी हमेशा ऐसे बात करते हैं कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि उस दिन एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हो रही है, राइट, स्टूडेंट के एंड पर इतना अनप्रडिक्टेबल किसी भी कोई भी इंसान जो होशो हवास में पूरी सिचुएशन को देख रहा है उसे पता है कि इतना अनप्रडिक्टेबल भी नहीं हो सकता है कि किसी इंसान कोई ऐसे जो 100 मार्क्स सिक्योर कर सकता है एक पेपर में, वो दूसरे मार्क्स में 5 नंबर भी सिक्योर नहीं कर पा रहा है, 8 नंबर भी सिक्योर नहीं कर पा रहा है। दिस इज़ लाइक वेरी इलॉजिकल स्टेटमेंट टू स्टार्ट विद। इसको बेस करने के लिए या इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे जस्टिफिकेशंस दिए हैं कि हो सकता है स्टूडेंट की हेल्थ बिगड़ गई हो पहले पेपर में या दूसरे पेपर में, हो सकता है कि एक दूसरे काफ़ी बार स्टूडेंट्स एंक्शस हो जाते हैं, गलतियाँ उन्होंने एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। वो बोल रहे हैं कि पिछले काफ़ी सालों में ऐसा हुआ है, हर बार होता है कि ऐसे कुछ केसेस होते हैं। बट हाँ, और इसमें भी ऐसा है ना कि अगर आप ये कह रहे हो कि ब्राइट स्टूडेंट था, ये हुआ, अगर हेल्थ इशू भी होता है ना, तो उस स्टूडेंट को ये पता होता है कि एग्ज़ाम उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड उसको ये चीज़ें करनी है। तो ऐसा नहीं होगा ना कि एक पेपर में उसने 130 मार्क्स स्कोर कर लिया और दूसरे पेपर में उससे -1 स्कोर हो रहा है। और इसके साथ ये सारी चीज़ें ट्विटर पे चल रही थी जहाँ पे आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर खुद एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, जस्टिफिकेशन दे रहे थे एंड इसके बाद जो आईआईटी रुड़की ने डाटा दिया था उसमें भी उन्होंने ऐसा कोई डाटा रिलीज़ नहीं किया या कंफर्मेशन नहीं दी कि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जस्ट मैसेज लिखा एंड उसमें उन्होंने बोला कि जितने क्लेम्स किए जा रहे हैं वो गलत है, हमने डाटा चेक किया एंड टॉप 10,000 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं जिनमें ये डिफरेंस देखा गया कि 100 मार्क्स का डिफरेंस है। तो अगर इस चीज़ को देखोगे तो सिर्फ 2 स्टूडेंट टॉप 10,000 में, बट जो एक्चुअल में हमने देखा कि 100 मार्क्स का डिफरेंस है, उन लोगों की जो एक्चुअल रैंक है वो तो 10,000 के बाद वाली आ रही है ना। हाँ, और उनका डाटा देखो। अगर हम इस बार का जेड मार्क्स का डेटा भी देखें तो 130 मार्क्स पे ऑलमोस्ट 10,000 रैंक बन रही है। बट अगर हम 100 मार्क्स का डेटा देखें तो उनके तो ऑलमोस्ट 110 115 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो वो 10,000 में आएंगे भी नहीं। बट अगर आप ये भी बोल रहे हो कि 10,000 स्टूडेंट में से 2 बच्चे हैं,
तो क्या उन 2 लोगों को सीट मिलना जस्टिफाइड है, या फिर क्या उन दोनों लोगों को जिन्होंने चीटिंग करी है, या फिर उन दोनों लोगों को जिन्होंने ऐसी चीज़ें करके वो सीट ली है, या फिर किसी एक इंसान की जो 2 सीट्स हैं वो किसी ऐसे इंसान को मिलनी चाहिए, ये सारी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है? एंड ऑल्सो जो आप ऐसे कह रहे हो कि 10,000 में है, तो क्या 10,000 के बाद सीट्स नहीं मिलती हैं? सीट्स आपको 20,000 रैंक्स तक मिलती हैं, एंड 20,000 में अगर वो 100 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चीटिंग करके लाई है रैंक, तो वो जो बाकी 100 लोग हैं उनके लिए नुकसान नहीं हुआ। अगर कट ऑफ 92 गया तो 91 जाता अगर वो 100 लोग नहीं आते। तो क्या ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो जस्टिफाई होनी चाहिए, या फिर जो जिनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? एग्जैक्टली एक पॉइंट जो मैटर कर रहा है यहाँ पर या जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, जितनी बातें या जितने स्पेकुलेशंस वाले पॉइंट है, जितने कि ऐसे डाउटफुल वाले पॉइंट्स हैं, हाँ डेफिनेटली भी ये समझा जा सकता है कि जो एडवांस रेपुटेशन है, ये एक स्टैंडर्ड है, तो उसी स्टैंडर्ड के साथ, उसी रेपुटेशन के साथ उन्हें आगे बढ़ करके खुद से ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें आगे रखनी चाहिए ना, कि आप कि बहुत बड़ा मास आपकी कंट्री का यूथ, एक बहुत बड़ा मास ये चीज़ के साथ सोच रहा है कि हमारे साथ फेयर नहीं चल रही है, या जो हमारा सबसे एलीट माना जाने वाला पेपर है, हम इंटरनेशनल लेवल पर बातें करते हैं इस पेपर की, तो जब इस पेपर पर क्वेश्चन उठ रहा है तो सामने से आकर के आगे और बातें होनी चाहिए। हाँ, अगर आप बैकएंड पर इन्वेस्टिगेशंस भी कर रहे हैं कि चीज़ें आप रन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ भी ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे आनी चाहिए कि हमने देखा है, तुम्हें डाटा भी दिखा दे रहे हैं, हमने ये ऑब्जर्व किया है, तुम भी खुद से देख लो, ये लो, सारी चीज़ें वेरीफाइड है। एंड एक जो मुझे पॉइंट याद आ रहा है कि जो एडवांस के एग्ज़ाम के सेंटर्स में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सिक्योरिटी कैमराज ऑफ थे। आयरनी देखो इस सेंटेंस की, सिक्योरिटी कैमरा सिक्योरिटी रीजन ऑफ थे। अब ऐसे सोचो कि अगर कोई इंसान जे एडवांस में चीटिंग करना है, तो उसने तो एनटीए के एग्ज़ाम में तो ऑब्वियसली चीटिंग करी होगी, क्योंकि जे एडवांस का तो लेवल है कि हाँ आईआईटीज़ कंडक्ट करते हैं, नहीं हो सकती चीटिंग है, सॉफ्टवेयर इश्यूज़ नहीं होते। बट आप सोचो कि एनटीए का एग्ज़ाम तो और भी है, क्योंकि जैसे आप सुन रहे हो कि नीट का पेपर लीक हुआ था, नीट में भी बहुत ज़्यादा उन्होंने बदला लेने के लिए उन्होंने किया हुआ है कि हाँ बदला लेते हैं, फिर पेपर टफ बना देते हैं, जेई मेन से भी टफ बना देते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जब एनटीए ऐसे कर रहा है, तो ऑब्वियसली एनटीए पेपर तो उन्होंने चीटिंग करके ही जेई एडवांस में उन्होंने क्वालिफाई किया होगा, या फिर जो भी किया है। जैसे पिछले साल भी ऐसी चीज़ें हुई थी कि AR14 जो NIT सूरतकल में उन्होंने वो किया हुआ, तो उन्होंने भी पूरा पेपर चीटिंग करके किया हुआ था। तो जब जेई मेन में तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हुई होंगी, बट अगर हम जेई एडवांस की बात करें तो जेई एडवांस में तो हमें क्लियरली पता चलना चाहिए ना। देखो मैं ऐसे नहीं कह रही कि जेई एडवांस में चीटिंग ही हुई है, बट जो भी हुआ है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए ना। उन्हें ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आकर के चीज़ें रखनी चाहिए। और वो भी डाटा के साथ। एज सच ऐसा तो कुछ है नहीं कि डाटा बिल्कुल वही मांगे जा रहे हैं कि जो कि लीक नहीं हो सकता या शेयर नहीं कर सकते। मार्क्स का डाटा शेयर हम कर ये नहीं सकते। कह रहे कि आप रोल नंबर शेयर करो, नाम शेयर करो स्टूडेंट का, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आप एक जो वो होता है ना मार्क्स वर्सेस रैंक, या जो भी आपका वो जो डेटा होता है कि हाँ इस स्टूडेंट के इतने मार्क्स इस पेपर में, इतने मार्क्स पेपर में, और इस सेंटर पे कितने लोगों के ऐसे ऐसे मार्क्स हैं। और इस सेंटर वाली चीज़ से एक चीज़ जो है, क्रैको के जो को फाउंडर है, लाइक जो डाटा हमारे पास 60,000 स्टूडेंट्स में से निकला था कि 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मार्क्स डिफरेंस 100 है, उसी वेबसाइट पे जब स्टूडेंट्स ने ये चीज़ अप्लाई की थी ना कि अपनी रिस्पॉन्स शीट्स डाली थी मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें से एक डाटा आया था सामने कि 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स पेपर 2 में सेम है, एंड उसमें से एक स्टूडेंट वो है जो सेम सेंटर से है और वो टॉपर है, और दूसरा स्टूडेंट वो है जिसका पेपर 1 में स्कोर है लाइक लेस देन 10 एंड पेपर 2 में सेम स्कोर है जो कि टॉपर का स्कोर है। अब ये तो ऐसा हो सकता है कि ठीक है सेम स्कोर आ गया, बट विद दैट क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्स की है, आंसर शीट है, उसमें ये चीज़ देखी गई है कि मार्क्स भी सेम है, जो नेगेटिव की है वो भी सेम है, एंड जो क्वेश्चन टॉपर के गलत है वही क्वेश्चन उस इंसान के गलत है, और जो टॉपर ने इंटीजर में मार्क किए थे वो भी सेम है, तो मतलब ऑलमोस्ट सेम रिस्पॉन्स शीट है। तो अब आप ये सोचो ना कि अगर सेम रिस्पॉन्स शीट है तो टॉपर ने, ऐसा नहीं कह रही कि टॉपर ने हेल्प की होगी, बट असिस्टेंस मिली होगी उनको कि हाँ टॉपर की शीट दिखा। एंड इसमें क्रैको को बार बार रेफर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि डेफिनेटली जेई एडवांस खुद से सामने बढ़ के ऑफिशियल डाटा रिलीज़ नहीं कर रहा है। हाँ। तो जो भी जहाँ पर भी अगर 60,000 के पूल में से वो डाटा निकाला जा सकता है तो हम वही रेफर करेंगे बार बार, राइट? क्योंकि जब तक आप सामने से आकर के ये नहीं बोलोगे कि नहीं ये रहा ऑफिशियल डाटा, हमने पेपर कंडक्ट करा, हमारे पास है ना, तो ये लो, वो चीज़ नहीं है, तो फिर जहाँ पर भी छोटे छोटे ऐसे एक हेल्प या असिस्टेंस या वो डेफिनेटली 60,000 कोई छोटा नंबर नहीं है। डेफिनेटली अगर 60,000 में इतने हैं तो जो 1.8 लाख स्टूडेंट ने अपीयर किया है, जैसे अभी जो बताया जा रहा है कि आईटी के जो जे एडवांस की साइट लीक हुई है उसमें ये दिख रहा है कि 1.79 लाख कैंडिडेट्स का रिजल्ट है। अब इसमें भी ये चीज़ आती है कि सिक्योरिटी क्यों नहीं रखी गई, क्योंकि जब भी कोई डेवलपर
देखो, जो भी जेईई एडवांस की साइट होती है, जो भी एनटीए की साइट होती है, जेईई मेन की साइट होती है, वो कोई एक डेवलपर नहीं बना रहा होता है। एंड इसमें भी कोई ऐसा नहीं होता है कि अगर कम्युनिकेशन नहीं होती बहुत सारे डेवलपर्स के बीच में, तो वो ऐसे करते हैं कि .env.local करके एक फ़ाइल बनाते हैं जहाँ पर सारे के सारे पासवर्ड, सारे के सारे सिक्योरिटी कीज़ रखी होती हैं। अब किसी भी डेवलपर ने गलती से वो जो .env.local वाली फाइल होती है वो पब्लिक कर दी, मतलब कोई भी इंसान उसको एक्सेस कर सकता है। एंड जो हमारी वेबसाइट लीक हुई थी उसके लिए, तो उसमें जो स्टोरेज बकेट होती है, पब्लिक स्टोरेज बकेट, वो जो स्टोरेज बकेट होती है उसको पब्लिक कर दिया किसी ने भी गलती से। तो जिस भी हैकर ने उसको वो किया था, उसने पब्लिक ऑथराइजेशन नहीं था उस वेबसाइट पर, जो हमारी वेबसाइट है ना, ऑथराइजेशन पब्लिक स्टोरेज बकेट, उसमें ऑथराइजेशन नहीं था एंड उसने उसको एक्सेस कर दिया। अब क्योंकि वो एथिकल हैकर था, तो उसने जेईई एडवांस की जो आईटी को मेल करके बता दिया कि ये चीज़ें हुई है तुम्हारी वेबसाइट पे एंड इसको ठीक कर लो। सेम प्रोसेस जो हमारी सीबीएसई की वेबसाइट हैक हुई थी उसमें भी यही हुआ था कि जो AWS कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है बहुत सारी, उसमें से एक कॉन्फ़िगरेशन मिस कॉन्फ़िगर्ड थी एंड इसकी वजह से डेटा लीक हुआ था। तो अब ये तो एथिकल हैकिंग थी। अब अगर कोई भी अनएथिकली इसको हैक करके मार्क्स चेंज कर लेता है तो किसके पास जवाब है? आप हमें दो ना एकदम इन्वेस्टिगेशन करके कि हाँ ये सारी चीज़ें अब आगे नहीं हो सकती हैं अगर आपको पता चल गया। बट नहीं, आप उस स्टूडेंट को प्रेज़ करोगे कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, डेफिनेटली प्रेज़ करो, बट आप उसके बाद स्टेप्स भी तो लो ना। और जिन स्टूडेंट्स का ये डाटा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है या केसेस हैं कि उनकी चीटिंग हो सकती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन करो, उसके रिलेटेड उनके डाटा को अच्छे से चेक करो कि क्या इशू है या क्या चीज़ें हो रही हैं। एक जो मेन पार्ट ये भी है कि अगर गलती हुई है तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाने में भी कुछ भी नहीं है, राइट। एक्सेप्ट करके जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं वो लेकर के बातें खत्म होनी हाँ, चाहिए। यहाँ से कहीं से भी रेपुटेशन ख़राब नहीं हो रही है कि हाँ कि आईटी का डेटा लीक हुआ या फिर कुछ भी। डेफिनेटली आप अगर डेटा लीक हुआ, अगर गलती हुई है तो आप उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लो और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करके स्टूडेंट्स को बताओ कि आगे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और है। इसमें भी अभी वाले स्टूडेंट्स के साथ भी कहीं से भी ये नहीं होना चाहिए कि जो इंसान डिज़र्व करता है आईआईटी की सीट उससे लूज़ नहीं होनी चाहिए एंड जो नॉन डिज़र्विंग है उसको डी मिलनी चाहिए। बट अगेन ये सारी चीज़ें टाइम लेंगी। टाइम देंगे एंड करंटली जिस तरीके से हम उनकी तरफ से रिस्पॉन्सेज देख रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं ट्विटर पर, हमने जब देखा कि तो आईटी कानपुर डायरेक्टर कंटिन्यूसली हर एक Continuously. थ्रेड पे रिप्लाई कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है। डेफिनेटली मैं ये And नहीं वो भी कहूँगा कि Reddit चीटिंग, पर। हाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि चीटिंग वो हुई है, चीटिंग नहीं हुई है, बट डेफिनेटली वो जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी बात आप कर रहे हो वो हो सकता है कि बहुत आउटलायर्स हो एंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है ट्विटर पे, बट इंस्टेड ऑफ आप ट्विटर पे रिप्लाई कर रहे हो, रेडिट पे रिप्लाई कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेशन करके स्टूडेंट्स को सामने बता दो कि आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करी है। राइट।